हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 हिस्ट्री का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया है और क्लास 8 से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और 7 कंप्लीट कर चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7 और 8 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 जो है हम लोग का है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो हम लोग 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद उसी के आसपास का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में देखा, तो आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। आइए अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। इस चित्र के बारे में क्या बताया गया है। चित्र 1 जो है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर एक व्यापारिक जहाज है। एक नहीं, कई सारे व्यापारिक जहाज हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो ये जो सूरत है वो हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापारों में से एक केंद्र था, जो है बंदरगाह था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। तो डच और जो ब्रिटिश हैं उनके व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का प्रयोग करने लगे थे। सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था 18वीं सदी में। ठीक है, 17वीं सदी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और 18वीं सदी में इसका प्रयोग कम हो गया। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। तो सभी को पता है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो उद्योग वगैरह तो बढ़े, लेकिन अंग्रेज़ों के फेवर में बढ़े। यहाँ के जो रेसिडेंशियल जो लोग थे, ठीक है, उनके लिए बहुत दुर्गति हो गई थी। तो देखते हैं आगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से उद्योग? कपड़ा और लोहा इस्पात। ठीक है, तो ये दोनों उद्योग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कपड़े के मशीनी उत्पादों ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। तो जो ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में जो कपड़ा की जो क्रांति आई थी, कपड़ा क्रांति, उसी से वो सबसे प्रमुख जो है औद्योगिक राष्ट्र बन गया था ब्रिटेन। ठीक है, 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन में तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में देखते हैं कि भारतीय कपड़े का विश्व बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर एक नज़र डाल लेते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो जो भारतीय कपड़े थे वो बारीक कारीगरी के लिए बहुत मशहूर थे दुनिया भर में। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी के यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए जो है भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आए बारीक सूती कपड़े सबसे पहले मौजूदा इराक के जो मोसूल शहर जो है
ठीक है, मौजूदा इराक में एक मोसूल शहर है में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने भारतीय बारीक सूती कपड़े को मोसूल शहर में देखा था, अरब के व्यापारियों के पास। इस आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मलमल कहने लगे थे। ठीक है, जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। अब है मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो इस तरह नाम किसी घटना विशेष या स्थान विशेष के नाम पर चीज़ों के नाम भी पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक, यानी बही खाता जो होता है, बही खाता के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ठीक है, तो कपड़े के थान की बात की गई है। यहाँ पर वो बिल बुक दिया गया है जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया गया है, खाता बुक जो है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आइए इसी वही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से आया है। जो सिंज जो इंग्लिश का वर्ड है सिंज, वो छींट से पड़ा है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता था। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, ठीक है, तो जो बंडाना शब्द है वो हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है। जो बही खाता है उसमें कई तरह के दूसरी कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो इसमें कुछ छापों के चित्र दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। इसके बारे में दिया गया है चित्र 5 जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई 19वीं सदी के मध्य में। तो ये बारीक कपड़े पर कितनी बारीक सी छपाई यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक और डिज़ाइन दी गई है जो बंडाना डिज़ाइन है, ठीक है, बंडाना डिज़ाइन है, ये जो है बंडाना डिज़ाइन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। तो यूरोप के जो बाज़ार हैं उनमें भारतीय कपड़ा का क्या प्रभाव था? 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। तो वो भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन हो गए थे, ठीक है, तो वो आयात का विरोध करने लगे थे जो व्यापारी थे इंग्लैंड के। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। तो एक कैलिको अधिनियम के नाम से कानून पारित किया गया जिसके तहत छींट का इस्तेमाल वहाँ बंद कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ के व्यापारी छींट वाले वस्त्र का विरोध करने लगे थे। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के
ठीक है, जो 1764 में है, जॉन के जिन उनका नाम था, उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बंगाल में हो गया था तो यहाँ से बाहर से उनको अपने देश से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ से ही वो वसूली करके माल खरीद लेते थे। अब है 18वीं सदी। यहाँ एक मैप दिया गया है। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो किस किस जगह बुनाई के केंद्र थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन सभी को मैप के जरिए दर्शाया गया है। तो इन सभी जगह पर बुनाई के कारखाने थे, इधर भी थे, यहाँ पर इन सभी जगह पर थे। तो इस मैप का अवलोकन आप कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में यहाँ पर इतने सारे कारखाने थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, बुनकर कौन थे। ठीक है, बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इतने सारे जो समुदाय थे वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग जो हैं समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूती कपड़ा, सूत काटना कपड़ा उत्पादन के लिए पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे में कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हाथकरघों पर होने वाली बुनाई और उसमें जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, जब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, और दूसरा असर क्या था, भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जा रहा था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े में 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। तो यहाँ एक पत्र का यहाँ पर नमूना दिया गया है। इसमें कुछ लिखा गया है कि हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था, तो ये बुनकरों की तरफ से 12,000 बुनकरों की तरफ से भारत की जो कंपनी सरकार थी, ठीक है, तो उसको एक पत्र लिखा गया था जिसमें अपने गरीबी और अपनी भूखमरी का जिक्र किया गया था। आगे देख लेते हैं। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। ठीक है, असली दुर्दिन यानी कि और भी मुश्किल भरे दिन आगे आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए थे। जो भारतीय बाजार थे वो ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए थे, यानी कि अब भारत में ब्रिटेन से बने सूती कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए थे। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई
कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था, यानी 2/3 मतलब 3 में से 2, ठीक है, 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा जो है ब्रिटेन से बना कपड़ा होता था। इसमें न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों का भी हालत ख़राब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना जीवन चलाती रहीं, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हाथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? यानी कि जिन वस्त्रों पर एकदम बारीक बुनाई और बहुत ही सुंदर डिजाइन जो होते थे वो मशीनों से नहीं बन सकते थे, वो हाथ से ही बनते थे। ठीक है, इन कपड़ों पर न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। फिर है, आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। तो ये सोलापुर और मदुरा, इसका जिक्र आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिरी से बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों का आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कदे सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। तो जैसे आपको पता है कि शुरुआती जो तिरंगा झंडा था उसमें बीच वाली जो सफ़ेद पट्टी है उस पर चरखे का चित्र था, ठीक है। तो जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रतीक के रूप में जो झंडा बनाया था उसमें जगह दी गई थी। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे खेतीहर मजदूर बन गए। तो जो पहले सूत काटने का काम करते थे वो बाद में जब उनका धंधा चौपट हो गया तो वो खेतीहर मजदूर बन गए। खेतीहर मजदूर उसे कहते हैं जिनका अपना कोई भूमि नहीं होता है, खेती करने के लिए अपना कोई ज़मीन नहीं होता है, लेकिन वो खेती का ही काम दूसरे की ज़मीन पर मजदूर के रूप में करते हैं, ठीक है। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत जो लोग थे वो देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, जिसका नाम अब मुंबई है, उसके बाद अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। सूती कपड़ों का उदय। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाते हैं कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती है। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्होंने कच्चा माल उन्हें आसानी से मिलने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सूती कारखाना है, यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर सूत काटने का काम कर रही हैं मशीनों द्वारा। अब आगे देखते हैं प्रगलन क्या है। प्रगलन के बारे में दिया गया है कि चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने, ठीक है, धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो पहले धातु को पिघलाकर कुछ नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी कि धातु को पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। जैसे कई तरह के धातु से बने सामान बनाए जाते हैं प्रगलन के द्वारा। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहर में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुला। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहले समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तु पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने
जो औपनिवेशिक सरकार थी, कंपनी की जो सरकार थी, स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन जो था, वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्रगलन के बारे में पढ़ा, इससे संबंधित है। देखते हैं क्या लिखा है कि भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा होती थी। तो जो वुड्स स्टील थी उससे पैदा हुआ था वो पैना धार जो है, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर के सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के लिए जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद वुड्स जो है, वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। ठीक है, स्टील का परिवर्तित रूप है। कौन सा? जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा वुड्स। ठीक है, वुड्स जो है उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। तो माइकल फैराडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये उन्होंने 4 साल तक वुड्स स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण का प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब हम पढ़ते हैं गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। गांवों की उजड़ी भट्टियाँ। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों की बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार धकाने के लिए हवा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रगालन जो लगभग हर घरों में इस तरह की बेहद छोटे छोटे कारखाने थे, तो उसका एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो महिलाएं जो हैं धूकनी चलाती थी। ठीक है, धूकनी से हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगालन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो नए वन कानून थोप दिए गए लोगों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानून को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे।
कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों की आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। फिर है एक कैप्शन दिया है धातु मल। धातु को गलाने से पैदा होने वाला जो कचरा है उसको धातु मल कहा जाता है। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। अब भारत में इस्पात कारखाने का उदय किस तरह हुआ? साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड जो हैं और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराब जी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वो लौह अयस्क जो है उसके भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। कौन कौन? अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराब जी टाटा। ठीक है, वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने काफ़ी सारा पैसा खर्चा कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराब जी एक छोटे से गांव जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। अब उनसे पूछा गया कि वे लौह अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराब जी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। तो इसको याद रखिएगा, ये जो रजहारा पहाड़ियाँ थी और ये शायद छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाने चलाने के लिए आसपास कहीं भी पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगर यह समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। ठीक है, तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है, भिलाई स्टील कारखाना छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। ठीक है, भिलाई नामक एक स्थान है, एक शहर है भिलाई, वहाँ पर ये भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पर स्थापित किया गया। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। तो ब्रिटेन में जो इस्पात बनता था उसको यूरोप में युद्ध में झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मांग में भारी गिरावट आ गई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने के काम भी सौंप दिए गए टिस्को को, जो भारत में स्थापित था। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़ों की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव
पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें जो है माननी पड़ी। अब देखते हैं अन्यत्र, यानी भारत से कहीं और की बात की गई। जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल 19वीं सदी के आखिरी तक जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश, ठीक है, मेजी राजवंश जो था, उनका मानना था कि भारत में पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्पचलित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमतों पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते पर बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनके सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। तो भारत का जो औद्योगिकरण का जो शुरुआत था वो भारत से बिल्कुल अलग था। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने आज चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। कल या फिर आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे ये क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री भी अब समाप्ति की ओर है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग को क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।